गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, जैसे आपको पहले बताया जा चुका है, जो आपकी बीपीएससी ने जो ये बीओ की वैकेंसी निकाली थी, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी निकाली थी, उसका जो एग्ज़ाम का टाइमिंग है, एग्ज़ाम की शेड्यूलिंग जो है, वो जो बीपीएससी आयोग है उसने रिवील कर दी। उसने बता दी है कि 1 से 5 मार्च के बीच में कंडक्ट कराए जाएंगे एग्ज़ाम। 1 से 5 मार्च के बीच में एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। तो हम जो ये सीरीज एग्रोनॉमी की स्टार्ट कर रहे हैं, हम उसके बिहाफ पे स्टार्ट कर रहे हैं कि जो आपका बिहार का एग्ज़ाम है एग्रीकल्चर का, उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से उसको पढ़ा जा सके और उसके जो क्वेश्चंस हैं उसको आसानी से किया जा सके। तो ये जो इसमें जो क्वेश्चंस हैं, ये हैं तो सभी एग्ज़ाम के लिए, एग्रीकल्चर के जितने भी एग्ज़ाम के लिए हैं, सभी के लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसको जो मेनली जो बनाया गया है, वो किसके लिए बनाया गया है? ये बीपीएससी जो आपका बिहार का जो एग्ज़ाम है एग्रीकल्चर का, बीएओ का, इसके लिए बनाया गया है। तो अगर जो आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ इसकी ऐप पे मिल जाएगी। और इसको बिना देरी के हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है डेपोग मेथड ऑफ राइस नर्सरी रेजिंग इज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो डेपोग मेथड है वो इंडिया में किस देश से हमें इंट्रोड्यूस किया गया है, या हमारे भारत में किस देश से आया है। तो हम तब तक आप आंसर दे दीजिए। ये जैसे जापान है, चाइना है, फिलीपींस है, यूएसए, ये आपके ऑप्शंस हो गए। हम लोग डेपोक के बारे में तब तक जान लेते हैं, तब तक आप लोग आंसर दीजिए। डेपोक मेथड क्या होता है? ये एक जो है नर्सरी, क्योंकि आपकी जो पैडी क्रॉप है वो प्लांटेशन क्रॉप है। क्या है? प्लांटेशन क्रॉप है। उसकी पहले नर्सरी लगाई जाती है, फिर उसे एक जगह नर्सरी से लेके उखाड़ के फिर दूसरी जगह प्लांट किया जाता है, उसे कहते हैं प्लांटेशन। और उसके बाद जो क्रॉप होती है उसे प्लांटेशन क्रॉप कहते हैं। तो ये प्लांटेशन क्रॉप है। तो इसकी जो नर्सरी लगाने की विधि है उनमें से एक है डेपोग मेथड। अब जो डेपोग मेथड है वो क्यों फेमस है? क्योंकि इसमें दिनों की संख्या जो है, कितने दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है? 11 से 14 दिन के बाद, डे आफ्टर सोइंग के 11 से 14 दिन के अंदर। दूसरा क्या है इसमें? दूसरा जो इसका एरिया है, कितने एरिया में हम नर्सरी उगाएंगे जिससे 1 हेक्टेयर में हम प्लांटेशन कर पाए? तो 25 से 30 मीटर स्क्वायर। हम 25 से 30 मीटर स्क्वायर का एक एरिया लेते हैं, उसमें हम नर्सरी उगाते हैं। तो डेपोक मेथड में ये जो एरिया है, इससे हम 1 हेक्टेयर के लिए प्लांटेशन क्रॉप तैयार कर सकते हैं। तीसरा क्या है इसमें? तीसरा है इसकी सीड रेट। इसकी सीड रेट क्या होती है? इसकी सीड रेट होती है 1.5 से 2 किलोग्राम। मतलब जो ये आपकी है 25 से 30 मीटर एरिया में जो नर्सरी उगाते हैं, उसमें 1.5 से 2 किलोग्राम जो इसकी सीड है, इसको बुआई करते हैं। उसके बाद इसकी नर्सरी जो तैयार होती है वो 1 हेक्टेयर प्लांटेशन के लिए तैयार हो जाती है। तो इसका आपने सही आंसर दे दिया होगा। इसका सही आंसर क्या है? फिलीपींस है। सही आंसर क्या है? इसका फिलीपींस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है? नर्सरी आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सीडलिंग ऑफ राइस फॉर 1 हेक्टेयर फील्ड। इसमें कोई प्रॉपर आपको मेथड नहीं दिया गया कि इस मेथड से कितनी हम कितने एरिया में नर्सरी उगाएंगे जिससे हम 1 हेक्टेयर की प्लांटेशन कर पाए। तो इसमें आपका ऑप्शन है 0.05 हेक्टेयर, 0.10 हेक्टेयर, 0.15 हेक्टेयर या 0.20 हेक्टेयर। तो जब हम 1 हेक्टेयर पैडी प्लांटेशन करते हैं तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरी होता है? 0.10 हेक्टेयर एरिया ज़रूरी होता है। कितना होता है? 0.10 हेक्टेयर एरिया ज़रूरी होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 0.10 हेक्टेयर। मतलब इतने एरिया में अगर जो हम नर्सरी उगाएंगे तो 1 हेक्टेयर में हम प्लांटेशन कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है द हाईएस्ट एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इन इंडिया इन विच स्टेट। मतलब ये कह रहा है भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा एरिया में राइस कल्टीवेशन किया धान उगाया जाता है? तो आपके ऑप्शंस क्या है? वेस्ट बंगाल, पंजाब,
बिहार एंड हरियाणा। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ है जिसमें राइस कल्टीवेशन होता है? सबसे पहले पे है वेस्ट बंगाल। किस पे? वेस्ट बंगाल। दूसरे पे कौन है? दूसरे पे यूपी है। दूसरे पे कौन है? दूसरे पे यूपी। तो सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ है जहाँ पे राइस कल्टीवेशन किया जाता है? वेस्ट बंगाल। अगला क्या है? अगला कह रहा था ब्रिक्स वैल्यू ऑफ शुगर केन जूस रिफर्स। जो शुगर केन का जूस, जो गन्ने का रस होता है, गन्ने का रस होता है, उसकी जो ब्रिक्स वैल्यू होती है, ब्रिक्स वैल्यू मतलब उसकी जो ब्रिक्स वैल्यू होती है वो क्या डिनोट करती है, वो क्या बताती है? तो इसमें क्या है, क्या ऑप्शन से कंटेंट ऑफ टोटल सॉलिड, वो ये बताती है जो टोटल सॉलिड पोर्शन है उसका, उसकी मात्रा कंटेंट बताती है। या कंटेंट ऑफ टोटल शुगर, जो टोटल शुगर है उसकी मात्रा बताती है। या कंटेंट ऑफ सुक्रोज, जो सुक्रोज है उसकी मात्रा बताती है। या कंटेंट ऑफ इम्प्योरिटीज। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? कंटेंट ऑफ शुगर, सुक्रोज। जो कंटेंट ऑफ सुक्रोज है उसकी मात्रा बताती है, उसे ब्रिक्स वैल्यू कहते हैं। कंटेंट ऑफ शुगर, सुक्रोज जो है वो ब्रिक्स वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्या है? क्या होते हैं? जो कंटेंट ऑफ शुगर केन है वो ब्रिक्स वैल्यू होती है। तो इसको किससे नापते हैं? जो ब्रिक्स वैल्यू आपकी होती है उसको किससे नापते हैं? उसको नापते हैं रिफ्रैक्टोमीटर। किससे नापते हैं? रिफ्रैक्टोमीटर से नापते हैं। और ये कितनी होती? 18 से 20%। कितनी होती? 18 से 20% होती। कितनी होती? 18 से 20% होती। अगला क्वेश्चन क्या है? 1 क्यूसेक ऑफ वाटर इज इक्वल टू हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर पर सेकेंड? 1 क्यूसेक वाटर जो है कितने लीटर के बराबर होता है? 1 क्यूसेक वाटर कितने लीटर के बराबर होता है? आपके ऑप्शंस क्या है? 28.4 लीटर, 24.8 लीटर, या 48.2 लीटर, या 84.2 लीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 28.4 लीटर। 28.4 लीटर जो है, 28.4 लीटर जो है ये 1 क्यूसेक के बराबर होता है। 1 क्यूसेक के बराबर होता है। अच्छा, एक और होता है जो क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर कितनी लीटर के बराबर होता? मतलब इसका क्या है कि 1 हेक्टेयर एरिया है, उसमें हम 1 सेंटीमीटर तक पानी भर देते हैं, तो कितने लीटर पानी उस एरिया में भरा जा चुका है, भर जाता है? तो इसका सही आंसर 1 लाख लीटर। कितना? 1 लाख लीटर है। कितना? 1 लाख लीटर। हम 1 लाख, अगर जो हम 1 लाख लीटर 1 हेक्टेयर में हम पानी भरते हैं तो वो उस एरिया में 1 सेंटीमीटर तक भर जाता है। तो 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर कितने बराबर होता है? 1 लाख लीटर के। और 1 क्यूसेक बराबर कितना होता है? 28.4 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? मोस्ट सुटेबल क्रॉप ऑफ ड्राई लैंड फार्मिंग इन हैवी ब्लैक सॉइल। जो ड्राई लैंड फार्मिंग आपकी होती है, जो ड्राई लैंड फार्मिंग होती है उसमें जो हैवी ब्लैक सॉइल होती है, भारी जो काली मिट्टी होती है जिसमें काला पोर्शन ज़्यादा होता है, तो उसमें कौन सी क्रॉप जो है, बेसिकली काला पोर्शन नहीं, एक उसमें जो इसमें ब्लैक सॉइल के कंटेंट है, जो इसमें जो एलिमेंट पाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इसे हैवी ब्लैक सॉइल कहा जाता है। कोई से वेट से लेकर नहीं कि लाइट सॉइल हैवी सॉइल, इससे नहीं होता। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो ड्राई लैंड फार्मिंग है इसमें जो हैवी ब्लैक सॉइल पाई जाती है उसमें सबसे सुटेबल क्रॉप कौन सी है? तो आपके पास ऑप्शंस क्या है? चिकपी है, सैफ्लावर है, लिनसीड है, या मस्टर्ड है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर क्या होगा? सैफ्लावर। इसका सही आंसर क्या है? सैफ्लावर। अब अच्छा, एक चीज़ और बताइए, मस्टर्ड में कौन सी जो आपकी सुटेबल होती है जो सॉयल, वो कौन सी होती है? मस्टर्ड में कौन सी सॉयल सुटेबल होती है? इसमें जो होती है हैवी, इसमें होती है हैवी लोमी सॉयल। कौन सी होती है? हैवी लोमी सॉयल। मस्टर्ड में कौन सी होती है? हैवी लोमी सॉयल इसमें सुटेबल होती, जिसमें अच्छे से मस्टर्ड को उगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन क्या है, बिसाइड ऑयल सोयाबीन आल्सो कंटेन प्रोटीन, मतलब ऑयल को छोड़ के सोयाबीन में प्रोटीन भी होता है, तो कितने अमाउंट में सोयाबीन में, कितने परसेंट में सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है 20%, 30%, 40% या 50%। सोयाबीन में कितने परसेंट प्रोटीन पाया जाता है। तो बेसिकली सोयाबीन में कितने परसेंट प्रोटीन, तो सोयाबीन में कितना प्रोटीन पाया जाता है, 42% प्रोटीन पाया जाता है, 42% प्रोटीन पाया जाता है। कितना, 42%। इसमें ऑयल कितना पाया जाता है, ऑयल पाया जाता है इसमें 20%। कितना पाया जाता है, इसमें 20% ऑयल पाया जाता है। और जो, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसमें आपका सब ये तो इतना ऑयल हो गया, तो हम पूछ के क्या रहते, प्रोटीन अमाउंट पूछ रहे थे, तो नियरली इसके है 42% के, 42% 40 के नियरली, तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा 40, इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। वैसे इसका जो प्रॉपर आंसर होता है 42% होता है प्रोटीन सोयाबीन में। कितना होता है, प्रोटीन होता है सोयाबीन 42%। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, ग्लाइसिन मैक्स। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कह रहा है, फ्लूक्लोरेलिन इज यूजुअली अप्लाइड टू कंट्रोल वीड्स इन लेग्यूम्स एज, जो ये आपको एक केमिकल दे रहा है फ्लूक्लोरेलिन, जो वीडीसाइड है, हर्बिसाइड है, जिसे आप हर्बिसाइड या वीडीसाइड, हर्बिसाइड बोलते हैं, हर्बिसाइड बोलते हैं। तो ये किस लेग्यूम क्रॉप में ये जो डाला जाता है, अप्लाई किया जाता है, किस वीड को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, प्री इमरजेंस, पोस्ट इमरजेंस या प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। अब हम, प्री इमरजेंस होता क्या है, जब हम कोई प्लांट या कोई सीड की सोइंग करते हैं, सीड की सोइंग करते हैं, सीड की सोइंग के पहले, सीड की सोइंग जब करते हैं उसके उगने के पहले, सीड के जर्मिनेशन के पहले, सीड के जर्मिनेशन के तुरंत पहले जो हम हर्बिसाइड यूज़ करते हैं उसे कहते हैं प्री इमरजेंस। इमरजेंस मतलब उगने, बिल्कुल जर्मिनेशन के पहले, जर्मिनेशन के तुरंत पहले, उसे इमरजेंस कहते हैं। मतलब जर्मिनेशन के तुरंत पहले प्री, और जर्मिनेशन इमरजेंस, मतलब उगने के तुरंत पहले जब उसमें अब हर्बिसाइड उपयोग करते हैं तो उसे कहते हैं प्री इमरजेंस। इसी तरह पोस्ट मतलब बाद में, इमरजेंस मतलब उगने के बाद में जो भी अप्लाई किया जाता है उसे पोस्ट इमरजेंस कहते हैं। प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, सोइंग करने के तुरंत पहले, जब सोइंग की जाती है, सोइंग के तुरंत पहले, सोइंग करने के तुरंत पहले जो हर्बिसाइड यूज़ किए जाते हैं उन्हें प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन कहते हैं, या पीपीआई जैसे शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया जाता है। क्या बोलते हैं, पीपीआई, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। ये इसका जो प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, इसमें फ्लूक्लोरेलिन आता है, फ्लूक्लोरेलिन आता है। और इसका जो एक होता है जो पोस्ट प्री इमरजेंस, प्री इमरजेंस में कौन कौन से आते हैं, जैसे प्री इमरजेंस में एट्राजिन आता है, एलाक्लोर आता है, ब्यूटाक्लोर आता है, ये और भी सारे हैं, लेकिन ये जो एग्जाम्पल हैं ये आपके हैं प्री इमरजेंस के। पोस्ट इमरजेंस में कौन कौन आते हैं, जैसे 2,4-D आता है, जैसे आप चौड़ी पत्ती वाले जो हर्बिसाइड है उन्हें ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं। और एक आता है आइसोप्रोट्यूरान, ये आपका पोस्ट इमरजेंस। जो पोस्ट इमरजेंस है इसको कितने दिन बाद अप्लाई किया जाता है, इसको सोइंग के 15 से 30 दिन, डे आफ्टर सोइंग, 15 से 30 दिन बाद सोइंग के अप्लाई किया जाता है। कितना किया जाता है, 15 से 30 दिन बाद सोइंग के अप्लाई किया जाता है। तो फ्लूक्लोरेलिन किस में आता है, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन क्या होता है,
जो फसल बोने के तुरंत पहले जो हर्बिसाइड अप्लाई किया जाता है उन्हें कहते हैं प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। और जो प्री इमरजेंस उगने के तुरंत पहले, पोस्ट इमरजेंस उगने के बाद में। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज मोस्ट एग्जॉस्टिव वन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ न्यूट्रिएंट रिमूवल। जो न्यूट्रिएंट रिमूवल क्रॉप होती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी क्रॉप सबसे ज़्यादा जो है, कौन सी क्रॉप सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिमूव करती है, न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा कौन सी क्रॉप जो है न्यूट्रिएंट रिमूव करती है। तो इसमें जो है आपके ऑप्शंस मेज, ग्राम, लिनसीड या बरसीम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा लिनसीड। क्या सही आंसर होगा, लिनसीड होता है। अब लिनसीड के बारे में जानते हैं, लिनसीड क्रॉप के बारे में जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, साइंटिफिक नेम क्या होता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है लीनियम यूटीसेसिमम, लीनियम यूटीसेसिमम। इसकी फैमिली कौन सी होती है, फैमिली होती है लिनिएसी। और इसमें आपने देखा लिनसीड में जो है ऑयल होता है, इसका ऑयल परसेंटेज कितना होता है, इसमें ऑयल परसेंटेज कितना होता है, ये होता है 33 से 47% तक। कितना होता है, 33 से 47% तक। इसकी सीड रेट कितनी होती है, सीड रेट कितनी होती है, 30 से 35 किलोग्राम, 35 किलोग्राम। और जो इसका फाइबर, इसमें जो लिनसीड मतलब अलसी, लिनसीड बोले तो अलसी, तो अलसी में फाइबर होता है, उस फाइबर को क्या कहते हैं, उस फाइबर को कहते हैं लाइनेन फाइबर। क्या कहते हैं, लाइनेन फाइबर कहते हैं। उस फाइबर को क्या कहते हैं, लाइनेन फाइबर कहते हैं। सॉरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लिनसीड। लिनसीड का साइंटिफिक नेम लीनियम यूटीसेसिमम। फैमिली क्या होती, लिनिएसी होती। ऑयल परसेंटेज कितना होता है, 33 से 47% ऑयल होता है। सीड रेट क्या होती, 30 से 35 किलोग्राम। और जो फाइबर होता है उसे लाइनेन फाइबर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन स्लोपी लैंड, जो स्लोपी लैंड ढाल वाली जो मैदान होते हैं या जो मिट्टी होती है, द बेस्ट क्रॉपिंग सिस्टम ऑफ फॉलोड इज। जो ढाल वाले क्षेत्र होते हैं उनमें सबसे अच्छा कौन सा जो क्रॉपिंग सिस्टम है जिससे हम क्रॉप लगाते हैं, सबसे अच्छा कौन सा माना जाता है। पहला ऑप्शन क्या है, कवर क्रॉपिंग। दूसरा कैच क्रॉपिंग। तीसरा स्ट्रिप क्रॉपिंग। चौथा है मल्टीपल क्रॉपिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्ट्रिप क्रॉपिंग। सही आंसर क्या होगा इसका, स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है, जब हम जैसे जो पहाड़ी इलाके होते हैं उन इलाकों में जब जैसे ये पहाड़ी इलाके हैं, इन इलाकों में जब बारिश का पानी होता है, वो जब बारिश होती है तो उसके साथ जो जैसे हमने फसल यहाँ पे बोई, तो इसमें जब ये ढलान के जब स्ट्रिप क्रॉपिंग करते हैं, पहली बात ये जान लो, स्ट्रिप क्रॉपिंग जब करते हैं ढलान के विरुद्ध हम करते हैं। जैसे ढलान के विरुद्ध इसकी खेती करते हैं, ढलान के विपरीत, विरुद्ध या विपरीत कह सकते हैं। ये ना करेंगे तो ऊपर से जैसे पानी आ रहा है तो पानी जो अपने साथ नीचे जाएगा उसका फ्लो ज़्यादा हो जाता है। तो जब फ्लो ज़्यादा होगा तो उसके साथ जो भी आपकी क्रॉप है या आपके जो पेड़ पौधे हैं वो उसके साथ नीचे चले जाएंगे। जो भी आपके प्लांट जो भी आप फसल लगाएं वो उसके साथ नीचे चले जाएंगे, तो आपकी फसल बेकार हो जाएगी। तो इसीलिए स्ट्रिप क्रॉपिंग में जो ढलान के विपरीत उसको खेती की जाती है, जिसे स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। जिससे कि पानी का फ्लो के साथ जो आपकी क्रॉप पहले जा रही थी वो नहीं जाएगी और वो वहीं पे रहेगी। तो इसके लिए सबसे प्रेफर क्या किया जाता है, जो स्लोपी या ढलान युक्त जो मृदाएं होती हैं ढलान युक्त, उसमें क्या किया जाता है, स्ट्रिप क्रॉपिंग की जाती है। क्या किया जाता है, स्ट्रिप क्रॉपिंग की जाती है। कवर क्रॉपिंग क्या होती है, कवर क्रॉपिंग जब कहते हैं जब मृदा जो होती है आपकी सॉइल जो होती है उसको ऊपर ढकने के लिए जो भी क्रॉपिंग की जाती है। अब ढकने से क्या इसका पर्पज़ होता है, जैसे मॉइस्चर आप कंजर्व करते हैं, मॉइस्चर करते हैं।
आपको वीड हटाने होते हैं, और जो उसकी जो जर्मिनेशन, उसकी जो एफिशिएंसी, सीड जर्मिनेशन, ये सब चीज़ें करने के लिए जब हम वो ज़मीन को ढकने के लिए उस पर कोई भी ऐसी क्रॉप लगाते हैं जिससे कि ज़मीन ढक जाए, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कवर क्रॉपिंग। कैच क्रॉपिंग क्या होता है? दो फसलों के, जब दो मेन फसलें लगाई जाती हैं जिनसे हमें प्रोडक्शन मिलता है, उनके बीच में हम ऐसी क्रॉप लगा देते हैं जो कम समय के लिए हो और जो कि न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी भी हमें दे सके, उसे क्या कहते हैं? कैच क्रॉपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कैच क्रॉपिंग कहते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग, एक साथ दो से या दो से अधिक, एक या एक से अधिक जो क्रॉप लगाई जाती है उसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोस्ट एक्सटेंसिवली ग्रोन रबी पल्स इन इंडिया। सबसे ज़्यादा जो रबी पल्स है, रबी बोले तो रबी मतलब जाड़े के दिनों वाली जो दालों की क्रॉप हैं, उनमें सबसे ज़्यादा कौन सी क्रॉप इंडिया में उगाई जाती है? तो आपके पास ऑप्शन क्या है? लेंटिल, चिकपी, ब्लैक ग्राम या हॉर्स ग्राम। आपके पास क्या ऑप्शन है? लेंटिल, चिकपी, ब्लैक ग्राम या हॉर्स ग्राम। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? इसका सही आंसर होगा चिकपी। चिकपी होगा। चिकपी मतलब मटर। मटर, अब मटर हो गया, तो इसकी फैमिली क्या है? फैमिली पहले बताइए, फैमिली क्या है इसकी? फेबेसी है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? साइंटिफिक नेम क्या है? सीसर एराइटिनम। और इसमें जो क्रोमोजोम होते हैं, क्रोमोजोम पूछ ले जाते हैं कभी कभी, क्रोमोजोम कितने होते हैं? क्रोमोजोम 16 होते हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका ब्लैक ग्राम और हॉर्स ग्राम और लेंटिल। तो लेंटिल हमने आपको, लेंटिल का क्या होता है साइंटिफिक नेम? इसका होता है इसका होता है सिसेमम इंडिकम। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? सिसेमम इंडिकम। तो जो सबसे ज़्यादा रबी पल्स इंडिया में उगाई जाती है वो कौन सी होती है? चिकपी होती है। कौन सी होती है? चिकपी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अ फार्मर हु प्रोविजन द वन इरिगेशन ऑफ वाटर एट द स्टेज ऑफ वेट इरिगेशन इज क्रॉप। इसमें ये कहा जा रहा है, अगर जो फार्मर के पास एक इरिगेशन है, केवल एक सिंचाई करने की क्षमता है, तो किस स्टेज पे, अगर एक सिंचाई करने की क्षमता है तो वह किस स्टेज पे जो गेहूं की फसल है उसमें सिंचाई करेगा? किस स्टेज पे उसको सबसे अच्छा लगेगा कि हाँ, यहाँ पे सिंचाई करने से जो ग्रोथ होगी वो सही हो जाएगी? तो इसमें जो आपकी वीट की इरिगेशंस होती हैं, वीट की सिंचाइयाँ जो होती हैं कई तरीके की होती हैं, उनको जान लेते हैं। जैसे आपकी एक ये जैसे होती है क्राउन रूट इनिशिएशन, ये कितने दिन पे होती है? ये होती है 20 से 25 दिन। कितने दिन पे होती है? 20 से 25 दिन। और दूसरी क्या होती है? टिलरिंग। ये जो आपकी टिलरिंग हो गई, ये 40 से 45 दिन पे होती है। सोइंग के डेज आफ्टर सोइंग 40 से 45 दिन। एक होती है आपकी ज्वाइंटिंग। टिलरिंग के बाद होती है ज्वाइंटिंग। जब ज्वाइंट बनने लगते हैं, उसके जो टिलर निकलते हैं, फिर उसमें धीरे धीरे जो ज्वाइंट बनने लगते हैं, तो वो होती है 60 से 65 दिन पे। 60 से 65 दिन डेज आफ्टर सोइंग के 60 से 65 दिन बाद। एक होती फ्लावरिंग। इसके बाद ही आपकी फ्लावरिंग आएगी। फ्लावरिंग करते हैं 80 से 85 दिन पर, 80 से 85 डेज आफ्टर सोइंग। उसके बाद क्या आती है? मिल्किंग स्टेज। ये मिल्क स्टेज 100 से 105 दिन पे, 100 से 105 दिन पे करते हैं। उसके बाद डफ स्टेज। डफ स्टेज क्या होती है? जब जो आपका दाना होता है अंदर का वो सूख जाता है, वो कठोर हो जाता है, तो उसे कहते हैं डफ स्टेज। तो ये करते हैं 115 से 120 दिन पर, 115 से 120 दिन पर। तो सब, अगर जो एक इरिगेशन है फार्मर के पास, वो किस स्टेज पे गए? तो पहली एक इरिगेशन है तो CRI स्टेज पे करेगा, क्राउन रूट इनिशिएशन। और कितने दिन पे होती है ये? 20 से 25 दिन बाद। उसके बाद क्या होती है? टिलरिंग होती है। उसके बाद क्या होती है? ये दूसरे नंबर पे होती है। फिर ये तीसरी ज्वाइंटिंग होती है। चौथे पे फ्लावरिंग होती है। और पांचवे पे ये मिल्क स्टेज होती है। छठे पे डफ स्टेज होती है।
तो इस तरीके से जो आपकी व्हीट या गेहूं की जो फसल है उसमें ये सिंचाइयाँ की जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैक्रोनी ड्यूरम व्हीट। जो मैक्रोनी या ड्यूरम व्हीट होता है वो कौन सा व्हीट है? ट्रिटिकम स्टिवम, ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम डाइकोकम या ट्रिटिकम वल्गेयर। कौन सा व्हीट है? ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम वल्गेयर या ट्रिटिकम स्टिवम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ट्रिटिकम ड्यूरम। इसे माइक्रोनी व्हीट भी बोला जाता है। क्या बोला है? ट्रिटिकम ड्यूरम। इसे माइक्रोनी व्हीट भी बोला जाता है। और जो ट्रिटिकम डाइकोकम है इसे इमर व्हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमर व्हीट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इमर व्हीट बोलते हैं। और जो ट्रिटिकम डाइकोकम है ये जो आपकी उपमा वगैरह जो डिश होती है, उपमा डिश होती है, जो उपमा खाने वाली डिश बनाई जाती है वो इसी की ट्रिटिकम डाइकोकम की ही बनाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिलिंटिंग ऑफ कॉटन सीड में बी डन विथ। जो डिलिंटिंग क्या होता है? जो आपका कॉटन होता है, कपास होता है, कपास का सीड होता है, उससे जब रेशा निकालते हैं तो उसे कहते हैं डिलिंटिंग। लिंट निकालते हैं, उससे जब लिंट अलग करते हैं तो उसे डिलिंटिंग कहते हैं। तो इसमें ये कहा जा रहा है किस केमिकल से उसको किया जाता है, किस केमिकल से उसको किया जाता है। तो डिलिंटिंग किससे किया जाता है? ऑप्शन है HSO4, ये ऑप्शन गलत हो गया, H2SO4 है, NaOH, NaH, NHAC या HNO3। तो इसका सही आंसर क्या होगा? H2SO4। क्या होता है? H2SO4। अब कॉटन को क्या कहा जाता है? वाइट गोल्ड कहा जाता है। वाइट गोल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाइट गोल्ड कहा जाता है। कॉटन को क्या कहा जाता है? वाइट गोल्ड कहा जाता है। और इसका रेशियो जो होता है, जब हम ये एसिड डालते हैं तो एसिड और जो कॉटन होता है उसका जो रेशियो होता है वो 1:10 होता है। कितना होता है? 1:10। और जो कॉटन में ऑयल होता है, कॉटन में ऑयल कितना होता है? 15 से 25% ऑयल होता है। कितना होता है? 15 से 25% ऑयल होता है। तो डिलिंटिंग किससे करते हैं? H2SO4 से। इसका सही आंसर क्या है? H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ शुगर केन इज कॉल्ड। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? पुष्पक्रम। पुष्पक्रम। अब पुष्पक्रम क्या होता है? जो आपने देखा होगा छोटे छोटे जो पुष्प, जो फ्लावर्स लगे होते हैं उनका एक पैटर्न होता है, उनका एक क्रम लगने का होता है, उसे कहते हैं पुष्पक्रम। तो इसमें आपका ऑप्शन है स्पाइक, टेसल, पेनिकल या एरो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एरो। एरो किसका इन्फ्लोरेंस है? शुगर केन का। शुगर केन किसका जो पुष्पक्रम है? शुगर केन का। अब स्पाइक किसका है? स्पाइक है आपके व्हीट, जिसे गेहूं बोलते हैं। किसका है? गेहूं का, जिसे व्हीट बोलते हैं। टेसल जो मेल फ्लावर होता है, जो मेल फ्लावर होता है किसमें? मेज में। मेल फ्लावर होता है मेज में, उसे उसे क्या कहते हैं? टेसल। और इससे बनने की प्रक्रिया को टेसलिंग कहते हैं। टेसलिंग कहते हैं। और इसे जब हटा देते हैं तो इसे कहते हैं डिटेसलिंग। डिटेसलिंग इसे कहते हैं। पेनिकल, पेनिकल किसका है? पेनिकल है इसका, पेनिकल है पैडी का। पेनिकल किसका है? पेनिकल है पैडी का। तो जो आपका इसका सही जो शुगर केन का जो पुष्पक्रम है वो कौन सा हो जाएगा? एरो। और इसके निकलने की प्रक्रिया को एरोइंग कहते हैं। इसके निकलने की प्रक्रिया को एरोइंग कहते हैं। क्या कहते हैं? निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एरोइंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्लांटिंग ऑफ शुगर केन बाई ट्रेंच मेथड। बाई ट्रेंच मेथड, तो इससे क्या होता है? रिड्यूस लॉगिंग, मतलब गिरने की क्षमता। ये ऑप्शन गलत हो गए, ऊपर नीचे हो गए, A, B, C, and D। तो ये क्या करता है? ट्रेंच मेथड क्या मेनली क्या करता है? इसका बिल्कुल एग्जैक्ट जो पर्पस होता है वो क्या होता है? गिरने का जो रिड्यूस करता है गिरने को। रिड्यूस मतलब कमी होती है गिरने में, जो गन्ना गिर जाता है आपका उसमें कमी आती है। या जर्मिनेशन बढ़ाता है, या सीड सेट्स
सेव जो आपके सीड जो आपके जो बोलते हैं जिन्हें काट के आप बोते हैं सेट्स, उन्हें बचाता है। या इम्प्रूव टेलरिंग जो आपके कल्ले निकलते हैं उसे उसे बचाता है। क्या करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे मेनली पर्पस क्या होता है? रिड्यूस लॉगिंग। ये आपके गन्ने को गिरने से ज़्यादा बचाता है। क्या करता है? गन्ने को गिरने से बचाता है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? कोस्टल एरियाज़ में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? कोस्टल एरियाज़ में किया जाता है सबसे ज़्यादा। और इसके लिए जो इसका साइज होता है, स्पेस जो होता है, वो होता है 75 से 90 सेंटीमीटर। इसका स्पेस 75 से, और इसकी जो गहराई होती है, गहराई बोलेंगे या डेप्थ बोलेंगे, इसकी डेप्थ कितनी होती? डेप्थ होती है 20 से 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 20 से 25 सेंटीमीटर की डेप्थ होती है। इतनी गहराई में इसे बोया जाता है। इसका मेन काम क्या होता है? रिड्यूस लॉगिंग, मतलब गिरने से बचाता है ये। अगला क्वेश्चन क्या है? हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट इज ए, जो ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड है वो क्या है? सिलेक्टिव, इसमें भी ऑप्शन गलत हैं आपके, बी सी डी। सिलेक्टिव या कॉन्टैक्ट, सिलेक्टिव या ट्रांसलोकेटिव, नॉन सिलेक्टिव या कॉन्टैक्ट, या नॉन सिलेक्टिव या ट्रांसलोकेटिव। सिलेक्टिव मेनली होता क्या? सिलेक्टिव हर्बिसाइड वो हर्बिसाइड होते हैं जो उसी वीड पे या उसी खरपतवार पे उसी प्लांट पे नुकसान करेंगे जिसके लिए उन्हें बनाया गया होगा। जिस प्लांट के लिए उन्हें बनाया गया होगा उसी प्लांट पे नुकसान करेंगे। नॉन सिलेक्टिव क्या होते हैं? नॉन सिलेक्टिव क्या होते हैं? नॉन सिलेक्टिव होते हैं ये वो हर्बिसाइड होते हैं जिनको डालने से कोई भी प्लांट ये छोड़ते नहीं, सबको नुकसान करते, एक तरफ से पूरी फसल और जो आपके जो वीड होते हैं सबको एक तरफ से नष्ट कर देते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? नॉन सिलेक्टिव कहते हैं। तो ग्लाइफोसेट क्या है? ग्लाइफोसेट क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लाइफोसेट नॉन सिलेक्टिव है और ट्रांसलोकेटिव है। नॉन सिलेक्टिव है, ये जो नॉन सिलेक्टिव हेर्बिसाइड होते हैं ज़्यादातर जो सोइंग होती है, सोइंग के पहले यूज़ किए जाते हैं या बुआई के पहले यूज़ किए। अगर जो बुआई के बाद यूज़ करेंगे तो ये आपकी पूरी जो क्रॉप होती है उसे ख़त्म कर देंगे। तो इसीलिए इसको सोइंग के पहले यूज़ किया जाता है। सोइंग के पहले इसे यूज़ किया जाता है। इसके जैसे एग्जांपल, जैसे आप पैराक्वाट आपने सुना होगा, पैराक्वाट, डाइक्वाट, राउंड अप वगैरह ये सुना होगा। ये सब होते हैं नॉन सिलेक्टिव। इन्हें सोइंग करने के पहले यूज़ किया जाता है। या जो आसपास आपके घर या कहीं पे भी जो घास वगैरह, दूब घास वगैरह लगी होती है उन्हें भी नष्ट करने के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? नॉन सिलेक्टिव और ट्रांसलोकेटिव। अगला क्वेश्चन क्या? मिलिंग रिकवरी ऑफ राइस अबाउट परसेंट। जो राइस में मिलिंग रिकवरी होती है वो कितने परसेंट होती है? अबाउट जो राइस की मिलिंग रिकवरी होती है कितने परसेंट होती है? ऑप्शन है 55%, 60%, 75%, 85%। तो आपका सही आंसर हो गया ये। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर सही है 65%, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर होती है वो 60% होती है। कितनी होती? 60% होती है। मिलिंग ऑफ रिकवरी, मिलिंग ऑफ राइस कितना होता है? ये होता है 60% होता है। दूसरा हलिंग, एक होता है हलिंग, हलिंग होती है राइस में, हलिंग होती है वो कितनी होती है? 66% होती है। तीसरा होता है सेलिंग, एक होता है व्हीट में सेलिंग, सेलिंग होता है व्हीट में, ये कितने परसेंट होता है? 60% होता है। एक होता है मिलिंग, होता है व्हीट में, मिलिंग होता है व्हीट में, ये कितना होता है? ये होता है 70 से 74%। कितना होता है? 70 से 74। और एक जो आपकी पी होती है, पी, उसमें सेलिंग परसेंटेज होता है, उसमें सेलिंग परसेंटेज ये कितना होता है? 49% होता है। तो मिलिंग परसेंटेज राइस में कितना होता है? 60% होता है। हलिंग परसेंटेज कितना होता है? 66% होता है। और सेलिंग परसेंटेज जो व्हीट में होता है, गेहूं में होता है, वो कितना होता है? 60% होता है। और जो मिलिंग व्हीट में होता है वो 70 से 74% होता है। और जो पी आपकी जो पी क्रॉप है उसमें जो हलिंग परसेंटेज होता है 49% होता है। एक होती है आपकी चिकपी,
चिकपी में भी सेलिंग परसेंटेज जो होता है वो 49% होता है। पी और चिकपी दोनों में सेलिंग परसेंट कितना होता है? 49%। एक होता है आपका ग्राउंड नट जो होता है उसमें सेलिंग परसेंट कितना होता है? 70% होता है। तो ग्राउंड नट में कितना होता है? 70% होता है। मिलिंग होती राइस में 60%, हलिंग होती राइस में 66%, सेलिंग होता है व्हीट में 60%, मिलिंग व्हीट में होती 70 से 74%, पी में जो है आपकी सेलिंग होती 49%, चिकपी में होती है आपकी 49% और ग्राउंड नट में आपकी होती है 70%। तो इसका मिलिंग रिकवरी हो जाता है राइस का कितना? 60%। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये सही है, बाकी प्रॉपर आंसर इसका 60% है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि पास की वैल्यू आपको दे देते हैं, तो इस हिसाब से वैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 65% क्वेश्चन के हिसाब से। देखा है शुगर बीट बिलोंग्स टू द फैमिली। जो शुगर बीट है आपका चुकंदर जिसे बोलते हैं, चुकंदर किस फैमिली से बिलोंग करता है? चिनोपोडिएसी, यूफोरबिएसी, पैडालिएसी या कंपोजिटी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चिनोपोडिएसी। चिनो तो इस और चिनोपोडिएसी। यूफोरबिएसी से कौन आता है? जैसे कास्टर आपका आता है यूफोरबिएसी से। कंपोजिटी से जैसे सनफ्लावर आपका आता है, सनफ्लावर आता है कंपोजिटी से। पैडालिएसी से कौन आता है? पैडालिएसी जैसे सीसम अभी बताया था, जिसका नाम होता है सिसेमम इंडिकम। सनफ्लावर जैसे हेलियंथसेनस, अंथसेनस, ये सनफ्लावर हो गया। जैसे कास्टर हो गया आपका, कास्टर का क्या होता है? कास्टर का आप बताइए साइंटिफिक ने, तब तक हम इसका एग्जांपल का चिनोपोडिएसी का एग्जांपल बताते हैं। शुगर बीट का साइंटिफिक नेम क्या होता है तब तक? बीटा वल्गेरिस। क्या होता है? बीटा वल्गेरिस होता है। क्या होता है? चिनोपोडिया बीटा वल्गेरिस होता है। कास्टर का होता है रिसिनस कम्युनिस। क्या होता है? रिसिनस कम्युनिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो शुगर बीट है किस फैमिली से आती है? चिनोपोडिएसी से। किस फैमिली से आती है? चिनोपोडिएसी से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो ब्रैग एंड क्लार्क 63, क्लार्क 63, ये वैरायटी किसकी हैं? सोयाबीन की हैं, ग्राउंडनट की हैं, लेंटिल की हैं, लिनसीड की हैं? किसकी हैं? ब्रैग और क्लार्क किसकी वैरायटी हैं? सोयाबीन की, ग्राउंडनट की, लेंटिल की या लिनसीड की? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोयाबीन। किसकी है? सोयाबीन की। ब्रैग एंड क्लार्क किसकी वैरायटी है? सोयाबीन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है द एल्कलाइड दैट प्रेजेंट इन सोरगम। जो सोरगम में एक एल्कलाइड प्रेजेंट होता है जो उसकी पत्तियों में होता है, जब गर्मियों के दिन आते हैं तो उस सीजन में जब ये सोरगम लगाते हैं, तो जब ये गर्मियों के दिन आते हैं तो इसकी पत्तियों में एक एल्कलाइड प्रेजेंट हो जाता है, जिससे कि ये फसल को नुकसान पहुंचा देता है, और जो फसल के स्थान पे जो आपके जानवर हैं इनकी पत्तियां खाते तो ये उनको नुकसान पहुंचा देता। तो उसे क्या कहते हैं? वो कौन सा एल्कलाइड होता है? आपके ऑप्शंस क्या हैं? टैनिन, मॉर्फिन, थियोब्रोमाइन या धूरिन? तो आपने एक सुना होगा HCN सुना है। तो HCN का नाम ही दूसरा नाम क्या होता है? क्या बोलते हैं? धूरिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? धूरिन। और इसकी कितनी मात्रा जो पशु खा ले तो मर जाएगा या उसकी डेथ हो जाएगी? तो अगर जो 0.5 ग्राम इतनी मात्रा अगर जो ये खा लेता है पशु, तो पशु मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या मर जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धूरिन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप बिटवीन टू मेन क्रॉप्स इज कॉल्ड। एक शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप जो है दो फसलों के बीच में होती है, उसे क्या कहते हैं? अभी हमने आपको बताया था, दो मेन क्रॉप के बीच में जब कोई क्रॉप उगाई जाती है छोटे ड्यूरेशन के लिए, तो इसे क्या कहते हैं? कैच क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? कैच क्रॉप कहते हैं। अगली कैच क्रॉप का नकदी फसल, जिससे बेच के हमें रेवेन्यू प्राप्त होता है या हमें धन प्राप्त होता है। जैसे शुगर केन हो गई आपकी, शुगर केन वगैरह, ये जो क्रॉप्स हैं ये आपकी कैश क्रॉप। कंपेनियन क्रॉप क्या होती है? कंपेनियन क्रॉप जो आपकी सुरक्षा के लिए उगाई जाती है,
जो आपकी उपज के जो आप चारों तरफ उगाते हैं जिससे कि आपके प्लांट की जो आपके मेन क्रॉप की जो है सुरक्षा बनी रहे, उसे कहते हैं कंपेनियन क्रॉप। इंटर क्रॉप कहते हैं, इंटर क्रॉप आप जानते हैं एक क्रॉप के साथ दूसरी क्रॉप एक ही साल लगाना, उसे इंटर क्रॉप कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, जो दो मेन क्रॉप के बीच में लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कैच क्रॉप। नेक्स्ट क्या है, वाटर यूज इफिशिएंसी इज डिफाइंड है। जो वाटर उपयोग क्षमता जो है, कितनी क्षमता से वाटर का उपयोग होना चाहिए या होता है, तो उसको किस तरीके डिफाइन करेंगे, वाई अपान ई टी, जिसमें वाई हम आपको बता दें यील्ड हो गया, ई टी हो जाएगा आपका इवोपो ट्रांसपिरेशन, ई टी हो जाएगा इवोपो ट्रांसपिरेशन। तो इसका सही आंसर वाई अपान टी हो जाएगा या ई टी अपान वाई हो जाएगा, टी अपान वाई हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाई अपान ई टी। यील्ड अपान इवेपो ट्रांसपिरेशन से हम वाटर यूज एफिशिएंसी को निकाल सकते हैं, वाई अपान ई टी से हम वाटर यूज एफिशिएंसी को निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप इज इक्वल टू, जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है, जो जल उसे रिक्वायरमेंट होता है या जो उसको रिक्वायरमेंट होती है क्रॉप को जल की, तो उसको किसके बराबर देखा जाता है, इवेपो ट्रांसपिरेशन, लॉसेस ऑफ वाटर। जो वाटर आपका इवोपोरेशन और ट्रांसपिरेशन दोनों से लॉस हो गया, उसके बराबर वाटर रिक्वायरमेंट होती, या जो कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर, जो फसल द्वारा आपका वाटर जितना जो यूज़ करना है उसके बराबर होती, जो या रेनफॉल प्लस इरिगेशन रिक्वायरमेंट जितनी होती उसके बराबर होती, या केवल इरिगेशन रिक्वायरमेंट के बराबर होती। तो इसका सही आंसर क्या है, रेनफॉल का सही आंसर क्या है, रेनफॉल प्लस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। क्या है, रेनफॉल प्लस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। जितनी रेनफॉल होती, वर्षा होती है, प्लस इरिगेशन, जितना हमें इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए पानी चाहिए होता है, सिंचाई पानी चाहिए होता है, उसको जोड़ के जो भी वैल्यू हमारी आती है वो वाटर रिक्वायरमेंट हो जाती है। मतलब रेनफॉल जितनी होगी और जितनी सिंचाई पानी की आवश्यकता हमें होगी, उसको जोड़ के जो भी हमारी जो अमाउंट आता है वो वाटर रिक्वायरमेंट हो जाती है क्रॉप के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रेन प्लस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। अगला क्वेश्चन क्या है, शुगर केन क्रॉप इज रेडी फॉर हार्वेस्ट व्हेन ब्रिक्स वैल्यू। अभी ब्रिक्स वैल्यू किसके लिए, सुक्रोज कंटेंट के लिए, अभी बताया था सुक्रोज कंटेंट के लिए ब्रिक्स वैल्यू अपनाई जाती है। ब्रिक्स वैल्यू को नापा जाता है कि कितने, जब जितनी ब्रिक्स वैल्यू होगी उसी हिसाब से शुगर कंटेंट उसमें देखा जाता है। तो इसका आपके पास ऑप्शन है 15, 16, 18 या 20। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अभी आपको बताया था 18। क्या सही आंसर होगा, 18। और इसमें जो अब शुगर केन में जो इसके बाई प्रोडक्ट बनते हैं, शुगर केन के बाई प्रोडक्ट जो बनते हैं, उसमें जैसे आपका बनता है राब तो जानते होंगे, राब बनता है, राब होता है 18 से 20%। एक होता है गुड़ भी दो टाइप का होता है, एक होता है क्रिस्टलाइज, जो ढेलियों में बना दिया जाता है उसे क्रिस्टलाइज बोलते हैं। एक होता है रिकवरी, जो आपका गन्ने का रस होता है उससे जो गुड़ बनाया जाता है, उससे जो निकाला जाता है गुड़, वो होता है जो जूस से रिकवर किया जाता है, जूस से रिकवर किया जाता है, वो होता है। जो गुड़ क्रिस्टलाइज बनता है, जो ढेलियों में बनता है, वो 62.5% बनता है। कितना बनता है, 62.5% बनता है। और जो जूस से रिकवर किया जाता है वो कितना बनता है, 10% बनता है। एक होता है जूस निकालना, जूस दो भी प्रकार से निकालते हैं, एक ऑर्डिनरी रूप से निकालते हैं, ऑर्डिनरी मतलब जैसे जो बैल कोल्हू होता है उससे जब या खुद से निकालते हैं जूस तो कितना जूस निकलता है, वो होता है क्रशर। और एक होता है पावर, जो आप लाइट वगैरह से या किसी जनरेटर या किसी भी में पावर से आप उसे करते हैं, तो वो होता है पावर क्रशर, जिसे क्रशर बोल देते हैं या जूस निकालने मशीन बोल देते हैं। तो इसमें कितने % जूस निकलता है, इसमें निकलता है 50 से 65% जूस निकलता है एक गन्ने से।
और जो पावर क्रशर होता है उससे कितना निकलता है, 60 से 70% जूस निकलता है एक गन्ने से। तो इसमें राव कितनी हो, 18 से 20% होती। गुड़ दो प्रकार का होता है, क्रिस्टलाइज होता है, जूस से रिकवर किया होता है। क्रिस्टलाइज 62.5% होता है और जूस रिकवर 10% होता है। जूस एक ऑर्डिनरी क्रशर से होता है, जो कि हम लोगों की जो बैलों की ताकत लगती है या हम लोगों की लगती है 50 से 65%। और पावर क्रशर होता है जिसमें लाइट वगैरह का यूज़ करते हैं, वो 60 से 70% होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला विच ऑफ द क्रॉप इज मोस्ट टॉलरेंट, जो साल्ट होती उसके सहनशील क्रॉप, टॉलरेंट सहनशील क्रॉप सबसे ज़्यादा कौन सी, सबसे ज़्यादा सहनशील क्रॉप कौन सी है साल्ट के लिए। तो सबसे ज़्यादा सहनशील क्रॉप साल्ट के लिए ऑप्शन है कास्टर, सीसम, सैफ्लावर या शुगर केन। तो इसका सही आंसर आपका होगा कास्टर। अभी बताया था रिसिनस कम्युनिस, इसका साइंटिफिक नेम रिसिनस कम्युनिस। साल्ट के लिए सबसे सहनशील क्रॉप कौन सी, कास्टर है। और इसका सही आंसर क्या होगा, कास्टर होगा। क्या होगा इसका सही आंसर, कास्टर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इन नदर्न हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर जो होता है विच स्लोप गेट्स मैक्सिमम रेडिएशन, किस फेस में करने पे सबसे ज़्यादा रेडिएशन, जो प्रकाश की किरणें सबसे ज़्यादा प्राप्त होंगी। ऑप्शन है नॉर्थ फेसिंग, साउथ फेसिंग, ईस्ट फेसिंग या वेस्ट फेसिंग। तो इसका सही आंसर होगा मैक्सिमम होंगी तो साउथ फेसिंग। अगर जो साउथ फेसिंग होगा स्लोप, तो उसमें सबसे ज़्यादा रेडिएशन प्राप्त होंगी, ये मैक्सिमम होता है। और मिनिमम सबसे कम किस में प्राप्त होती, नॉर्थ फेसिंग में, ये मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम रेडिएशन किस में प्राप्त होती, नॉर्थ फेसिंग में, और सबसे ज़्यादा किस में होती, साउथ फेसिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, साउथ फेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रिटिकेल इज ए क्रॉस बिटवीन, जो ट्रिटिकेल क्रॉस है वो किसके बीच किया गया है, ट्रिटिकेल क्रॉस किसके बीच किया गया है। अब ऑप्शन है व्हीट प्लस बार्ली, व्हीट प्लस ओट, बार्ली प्लस इंटू राई या व्हीट इंटू राई। तो इसका सही आंसर क्या होगा, व्हीट इंटू राई, व्हीट इंटू राई। राई का साइंटिफिक नेम क्या है, सिकल सीरियल, सिकल सीरियल। ये भी किस कुल का है, ये पोएसी का है, पोएसी कुल का है। इसमें क्रोमोसोम कितने होते, 14 होते। तो ट्रिटिकेल किसका क्रॉस है, व्हीट और राई का क्रॉस है। किसका क्रॉस है, व्हीट और राई का क्रॉस है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, व्हीट एंड राई। तो दोस्तों ये आपके क्वेश्चन जो आज की क्लास थी उसके क्वेश्चंस है। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात, आपका दिन